कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर सवाल खड़ा किया, राज्य की पुलिस पर सवाल खड़ा किया, अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़ा किया और सुनवाई करने वाली बेंच के एक जज जस्टिस पारदीवाला को ये कहना पड़ा कि अपने 30 साल के करियर में पुलिस का ऐसा रवैया मैंने नहीं देखा। ऐसा कोर्ट को क्यों कहना पड़ा, जस्टिस पारदीवाला को क्यों कहना पड़ा, ये जानेंगे हम। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील गोविंद जी हैं। गोविंद जी, जब जस्टिस पारदीवाला ये बात कह रहे थे उसके पहले ढेर सारी बातें हुई। अस्पताल प्रशासन ने समय से पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, एफआईआर विलंब से दर्ज हुई। क्या क्या कोर्ट ने क्या क्या और ऑब्जर्व किया? देखिए, सबसे पहले बेंच बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी क्योंकि और जस्टिस पारदीवाला स्पेशली अगर उनकी बात करें तो उन्होंने ऐसा कहा कि सबसे पहले जनरल डायरी में एंट्री 10:10 सुबह में हो रही है, जहां की एक जो पीड़ित छात्रा के अनकॉन्शियस स्टेट में ज़मीन पे पड़े रहने की खबर मिल रही है। और जस्टिस पारदीवाला फिर दोबारा ये कहते हैं कि एफआईआर 11:30 बजे रात में क्यों होती है, और एफआईआर रजिस्टर होने और जनरल डायरी में जो पहली एंट्री 10:10 पे हो रही है उसके बीच के जो तथ्य हैं वो बड़े ही शॉकिंग हैं। और स्टेट पुलिस के जांच जो भी किए थे स्टेट पुलिस ने उस टाइम पे, उस पर कहीं ना कहीं एक सस्पिशन पैदा करती है, क्योंकि जज साहब ने यही कहा और कोर्ट ने यही बोला कि पोस्टमार्टम शाम में होती है 6:10 से 7:10 के बीच में। क्रेमेशन बॉडी पेरेंट को दे दिया जाता है और क्रेमेशन हो जाती है एफआईआर होने से 4-5 घंटे पहले। और माननीय चीफ जस्टिस साहब ने यह भी पूछा कि पुलिस को 14-15 घंटे क्यों लग गए एफआईआर दर्ज करने में, क्योंकि ये घटना बड़ी शॉकिंग घटना थी। और ये भी बार बार ये चीज़ उठाई जा रही थी कि ऐसे केसेस में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो, और ऐसे केसेस में जो अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि माँ बाप हमेशा वहाँ अवेलेबल नहीं हो सकते हैं जो कि इस घिनौने हरकत को या किसी भी तरीके के क्राइम को पुलिस को तुरंत बता सकें। सो ये जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की भी थी कि वो इमीडिएटली इस चीज़ को रिपोर्ट करें। जो प्रिंसिपल हैं आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के, उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा किया गया कि उनका कॉन्डक्ट ऐसा क्यों था, उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी, उन्होंने सो कॉल्ड अपना रेजिग्नेशन क्यों दे दिया और उनको एक दूसरे रेप्यूटेड कॉलेज में फिर से दोबारा एक प्रिंसिपल बना दिया गया। तो आखिर ये चीज़ें क्यों हुई, जिसके सवाल अभी तक मुझे नहीं लगता है कि अभी तक बहुत कैटेगोरिकली सामने हैं। चूँकि सीबीआई अभी इस चीज़ की जाँच कर रही है, दूसरी हियरिंग 5 सितंबर की फिक्स्ड हुई है। सो मुझे लगता है कि जो फर्दर जाँच सीबीआई करेगी तब ये चीज़ें कथित तरीके से थोड़ी और सामने आ पाएंगी। जब कोर्ट ने सुमोटो लेकर के पहले दिन सुनवाई की थी, कोर्ट के सवाल तब भी थे कि एफआईआर दर्ज करने में विलंब क्यों हुआ। आज भी वो सवाल कोर्ट उसी पर स्थिर था कि ये ऐसा क्यों हुआ। फिर भी पश्चिम बंगाल सरकार के वकील के पास जवाब नहीं था। तो ऐसा क्या मतलब, पुलिस कुछ ऐसा लग रहा था सुनवाई के दौरान कि पुलिस कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, या पुलिस से इतनी बड़ी गलती हो गई है कि उसका सुप्रीम कोर्ट के सामने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बातें कहनी होती हैं वो कुछ भी आप नहीं कर सकते, इसलिए सुप्रीम एडवोकेट को कहने में दिक्कत हो रही? देखिए, मुझे लगता है कि अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है तो इस पे कुछ भी कहना थोड़ा अनुचित होगा। लेकिन कोर्ट में जो भी चीज़ें हुई आज, सरकार के वकील ने अपने पुलिस के कॉन्डक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि 10:10 पे जनरल डायरी की एंट्री हुई जहां पे ऑकरेंस ऑफ क्राइम के बारे में रिपोर्ट किया गया, और उसके बाद इमीडिएटली पुलिस प्रशासन हरकत में थी और वो सारी प्रक्रियाएँ जो भी कानून कहती है उसके विद इन कन्फाइंस ऑफ लॉ उन्होंने किया। उनका ये कहना है कि एफआईआर 11:30 बजे रात में रजिस्टर होती है और पुलिस उस समय अपने दिन भर के कार्य को, जो पुलिस ने दिन भर किया, 10:10 से जनरल डायरी एंट्री जो हुई, उसके बाद डेड बॉडी को रिकवर किया गया, इंक्वेस्ट हुआ, इंक्वेस्ट रिपोर्ट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, फिर पोस्टमार्टम हुई, बॉडी को हैंड ओवर किया गया। सो स्टेट की दलील ये थी कि उनका कहीं से भी कॉन्डक्ट पुलिस का ख़राब नहीं था, वो बिल्कुल कानून के हिसाब से चल रहे थे। सीबीआई का ये कहना था कि सारे दस्तावेज शायद उन्हें नहीं दिए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज जो आज कोर्ट में स्टेट दिखा रही थी, सीबीआई के वकील श्री तुषार मेहता जी का यही कहना था कि ये डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है और सीबीआई को नहीं दिया गया है। जस्टिस पारदीवाला और बेंच के बाकी के माननीय जजेस सीबीआई से यही जानना चाह रहे थे कि पहली बार इस घटना का इन्फॉर्मेशन कब दिया गया पुलिस को, और एफआईआर रजिस्टर होने से पहले क्या क्या चीज़ें हुई। आई थिंक उसको लेके सीबीआई के वकील ने अपनी इंटरिम जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करी, और कोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद यही कहा कि अभी कुछ भी कहना अनुचित होगा, और दूसरी हियरिंग 5/9 को 5 सितंबर की है। सो दूसरी हियरिंग पे चीज़ें ज़्यादा सामने आ पाएंगी। तो ये वो सारे सवाल हैं
जो आपके मन में उठ रहे होंगे पूरे देश के लोगों के मन में उठ रहे थे। वही सवाल कोर्ट ने जानने की कोशिश की है, पूछने की कोशिश की है। तभी पता चल पाएगा कि उस दिन क्या हुआ था उस अस्पताल में, क्या हुआ था उस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, और पुलिस ने जांच में कोताही जानबूझकर बरती या अनजाने में गलती हुई। अस्पताल प्रशासन ने अनजाने में गलती की या जानबूझकर गलती हुई। इस तरह की घटनाएं कहीं भी घट सकती हैं। महत्वपूर्ण ये होता है कि ऐसी घटना के बाद पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार किस तरह से उस घटना को हैंडल करती है, उसकी प्रक्रिया क्या, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। और यहाँ पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कि पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर ढेर सारे सवाल हैं। सवाल सरकार को लेकर, सवाल अस्पताल को लेकर और सवाल पुलिस को लेकर। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी तो उन सवालों के जवाब मिलेंगे। और साथ ही चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है, डॉक्टरों से अनुरोध किया है, उन्हें कहा है कि वो काम पर लौट आएँ, उन्हें आश्वासन दिया है, उन्हें भरोसा दिया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो अब तक पिछले करीब 2 हफ्ते से जो देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी थी वो एक बार फिर सुचारू रूप से चल पाएंगी। मरीजों को इलाज मिल पाएगा और डॉक्टरों को न्याय भी मिल पाएगा। कैमरामैन सचिन के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।